आइडेंटिफाइंग एंड मैनेजिंग द रिस्क। कोई भी प्रोजेक्ट जब आप करते हो तो आपको उस प्रोजेक्ट में रिस्क देखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। जैसे जब मैगी पर बैन लगा तो कोई भी नूडल ऐसा कंपनी नहीं था जो मैगी को टक्कर दे सके। तो पतंजलि ने नूडल्स एक प्रकार का बोलते हैं ना, ये लॉन्च कर दिया। उस समय पतंजलि चला भी, पर लोगों को मैगी की आदत थी, मैगी का रुका हुआ था, गवर्नमेंट ने रोक लगाया हुआ था। तो रिस्क आइडेंटिफाई किया, कंपटीशन कम है, चिंग करके कंपनी है, वो एक है, नूडल्स में ज़्यादा इतने प्लेयर्स नहीं है, या है तो भी ब्रांड नेम नहीं है, मैगी छोड़कर किसी का कोई जानता भी नहीं है। तो चला स्टार्टिंग में। फिर उसमें रिस्क किस प्रकार का था कि आपका चलेगा नहीं चलेगा, मार्केटिंग कॉस्ट, बनाने का कॉस्ट, अलग से मशीनरी। तो उन्होंने रिस्क उठाया, वो चल चल गया। लेकिन कभी कभार जब आप प्रोजेक्ट में एक शिप बनाते हो या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हो, तो एक तो फायर एक्सप्लोजन का रिस्क जगह का, ठीक है ना, जैसे सूरत फायर में था, तो फायर का रिस्क है, एक्सप्लोजन का रिस्क है, केमिकल रहेगा तो दूसरे टाइप के रिस्क है, तो आपको स्मोक डिटेक्टर्स लगाना पड़ता है। ये सब वक्त के साथ साथ बदला है। इफ 100 साल पहले पुराने बिल्डिंग में कहाँ स्मोक डिटेक्टर आते थे, वो तो आजकल आते हैं। तो आपको प्लांट, इक्विपमेंट, डॉक्यूमेंटेशन सब तैयार रखना पड़ता है, रिस्क को चेक करना पड़ता है। आजकल बिल्डिंग में देखो 2 स्टेयरकेस है। एक एक बड़े बिल्डिंग में मल्टी मल्टी जो बिल्डिंग होती है, आपके इसमें भी होगा ना, 2 साइड से स्टेयरकेस, एक साइड से थोड़ी है, क्योंकि आग एक साइड से लगी तो लोग भागने के लिए दूसरा जगह रहता है, फायर एग्जिट रहता है। आपको मॉल में देखो, एक मॉल था जैसे इंदौर में, कुछ तो फायर हुआ था, बहुत लोग मर गए थे, भागने की जगह में लॉक किया हुआ था। फिर जैसे टेंट था, टेंट में आग लग गई तो पर्दा लोगों में गिर के, जलता हुआ पर्दा गिर गया, कितने लोग मरे। तो आपको इवेल्युएट करना पड़ता है। फायर सेफ्टी इक्विपमेंट, इसलिए फटाके जहाँ बिकते हैं एक कॉमन जगह में बिकते हैं, वहाँ एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड हमेशा खड़ी रहती है, क्योंकि आग लग गई तो सडन तो प्रोटेक्शन चाहिए ना। तो ऐसी थोड़ी जगह फटाका बेचते देंगे, उसके सेट जगह रहता है। फिर उधर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड परमिशन रहते हैं, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव प्रोडक्ट बेच रहे हो। फिर रिस्क को प्रायोरिटाइज करो, कौन सा रिस्क है, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, रैंक करो उसको, मैनेज करो रिस्क को। मैनेज के लिए आप डॉक्यूमेंट्स बनाओ। जैसे मैंने बताया कि आप जैसे टाटा मोटर्स ले लो, वहाँ पे एम्बुलेंस होगा, फायर ब्रिगेड होगा, डॉक्टर्स 3 होंगे, 3 शिफ्ट पे होंगे, और कोई भी जो काम करने वाला है टाटा मोटर्स में, किसी को भी चोट लगी तो हेल्प करने वाले डॉक्टर्स रहते हैं। ऐसा होएगा ही नहीं कि डॉक्टर नहीं है। एक डॉक्टर नहीं आ रहा है तो दूसरा डॉक्टर डबल शिफ्ट का हुआ, उनका पेमेंट भी 1 लाख 1.5 लाख रुपए इतना अच्छा रहता है। सब एमबीबीएस डॉक्टर्स रहते हैं, तीनों शिफ्ट, मतलब 24 घंटा डॉक्टर्स रहते हैं, मेडिसिन बॉक्सेस तैयार रहते हैं, फायर ब्रिगेड तैयार रहता है, फायर के होजेस रहेंगे, एम्बुलेंस तैयार रहेगा, सब तैयार वो लोग रखते हैं, क्योंकि कब क्या हो जाए। लगातार मॉनिटर, इवेल्युएट करो रिस्क। तो रिस्क मैनेजमेंट एक प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आप मैनेज करते हो बिजनेस प्रैक्टिसेस। रिस्क, आपको रिस्क मैनेज ही नहीं करना है, रिड्यूस भी करना है। उसके रिटर्न प्रोसीजर्स होते हैं, जिसको एसओपी होता है। अभी एरोप्लेन बीच में ऊपर हवा में रुक गया, इंजन स्टॉल हो गया, तो एसओपीज रहता है, क्या करना पड़ता है जिससे सेफ्टी लैंडिंग का क्या किया जा सकता है। उसमें एक हिडन पावर सिस्टम भी रहता है, मुझे नाम नहीं पता। तो इंजन बंद भी हो गए तो भी एक ऐसा जरिया है जिसमें पावर एरोप्लेन के बैक साइड में एक रहता है, जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी कुछ हद तक प्रोवाइड कर सकता है। सो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, तो ये सब किया जा सकता है, ठीक है। सो ये रिस्क के बारे में था।